बीए पार्ट 1 आज आपके लिए समय निकाला मैंने। आप क्वेश्चंस आप जानना चाह रहे हैं किस तरह से पूछे जाएंगे आपके कोर्स से। तो सबसे पहली बात तो भाई एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बीए पार्ट 1 वो बच्चे जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, बीए पार्ट 1 के फ्रेश स्टूडेंट हैं, उनका तो न्यू सिलेबस से क्वेश्चन पेपर बनेगा। और वो बच्चे जो पिछले साल बीए पार्ट 1 पास नहीं कर पाए और वो एक्स स्टूडेंट के रूप में अपना पेपर देने जा रहे हैं, उनका ओल्ड कोर्स से पेपर बनेगा। भाई ये तो एक मतलब एक बट ऑब्वियस बात है। तो यहीं से शुरू करते हैं। आपने आज का पेपर देखा होगा, शायद आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की हो, क्योंकि ये आप पहली बार इस कोर्स का पेपर दे रहे हैं, आपके पास कोई अनसॉल्व नहीं है, तो कैसे क्या हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए कोर्स आपका क्या है, मतलब पेपर का नाम क्या है आपका, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा की समस्याएं। पेपर का नाम ही यही है। अब आइए, यूनिट 1 क्या है। यूनिट 1 है आपकी प्राइमरी एजुकेशन। इसका मतलब कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए ये इन्होंने जो ऊपर की मेन हेडिंग लिखी है वही मेन, आज मौसम इतना गड़बड़ है, बाकी चीजें तो उससे रिलेटेड है। जैसे कि चाहे इनरोलमेंट रिटेंशन ड्रॉप आउट रेट पूछे, चाहे लर्निंग बर्डन एमएलएल पूछे, चाहे कोर करिकुलम पूछे, वो सबका क्या पूछेगा, या तो कंसेप्ट, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, या प्रॉब्लम्स, है ना। या वो साधारण भी पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रॉप आउट रेट इन प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये सारे डायमेंशन प्राइमरी एजुकेशन के, प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में ये समस्या रहती है कि नामांकन कम होता है, जो नामांकन करा भी लेते हैं वो रिटेन नहीं रहते हैं, सिस्टम में धारण नहीं करते हैं, ड्रॉप आउट बन जाते हैं। तो वो ड्रॉप आउट रेट क्या रहा है, तो इनको ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चाहिए, प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड चाहिए कि इनरोलमेंट से रिलेटेड क्या समस्या है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि प्राइमरी एजुकेशन में इनरोलमेंट रिटेंशन और ड्रॉप आउट की समस्या क्यों है और आप उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, सरकार ने उसके लिए क्या सुविधाएं स्कीम चलाई है, ऐसे। इसी तरह से लर्निंग बर्डन एंड एमएलएल, ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लर्निंग बर्डन, या लर्निंग बर्डन से आप क्या समझते हैं, लर्निंग बर्डन को किस कमेटी ने लर्निंग बर्डन के बारे में बात की थी। लेकिन वो ऐसे भी पूछेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन में लर्निंग बर्डन की समस्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन में चूंकि छोटे बच्चे हैं और आपने उनको इतना भारी बस्ता दे दिया है, तो वो बर्डन उनका कम करना है, लर्निंग को जॉयफुल बनाना है, लर्निंग को क्रिएटिव बनाना है, लर्निंग को प्ले वे। भाई प्ले वे है तो उसमें आपको इतना बोझा बस्ते में भरने की जरूरत नहीं है। तो सीखने का बोझ जो प्राथमिक शिक्षा में आ गया है वो कब आया, कैसे आया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उससे जुड़ी समस्याएं क्या है। आई थिंक ये मौसम के शोर की वजह से शायद मेरी आवाज कम आ रही हो, तो मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। और MLL तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट क्या, क्योंकि कंसेप्ट भी है सबका। कंसेप्ट यानी इनरोलमेंट का कंसेप्ट, रिटेंशन का कंसेप्ट, ड्रॉप आउट रेट का कंसेप्ट, लर्निंग बर्डन का कंसेप्ट, MLL का कंसेप्ट और कोर करिकुलम का कंसेप्ट, फिर इन सब के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और इन सब की प्रॉब्लम्स। ये आपका यूनिट 1 है। आप यूनिट 1, बाप रे बहुत खराब मौसम हो गया है, ठीक है। तो लर्निंग बर्डन ये, और MLL के मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, क्योंकि बच्चा पास नहीं कर पा रहा है, बच्चे का वो जो एक सीखना चाहिए, जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा था। तो ये तय कर दिया गया कि ठीक है मिनिमम लेवल हम तय कर देते हैं कि क्लास 1 के बच्चे का मिनिमम लेवल ये होगा, 2 के बच्चे का ये होगा कि वो गणना करना सीख जाए, वो लिखना सीख जाए, वो मात्रा सीख जाए, वो स्पेलिंग सीख जाए, तो उसकी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। ऐसा डिफाइंड है, पूरा लिख दिया गया है कि ये इस क्लास के बच्चे को आ जाएगा तो आप कहेंगे कि उसने सीखने के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। फिर आपका करिकुलम की समस्या, कि करिकुलम का कंसेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, करिकुलम कितने प्रकार का है, कोर करिकुलम किसको कहते हैं, है ना, ये फ्लेक्सिबल करिकुलम क्या है, ये सब कुछ इसमें से कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो सवाल ज्यादा पूछे जाने की संभावना इनरोलमेंट रिटेंशन और ड्रॉप आउट रेट की मुझे लग रही है, क्योंकि ये सवाल इस पर ये बढ़िया बनता है। बाकी पूछा तो लर्निंग बर्डन MLL और कोर करिकुलम, भाई बनाने वाले के पास यही 3 पॉइंट है, घूम फिर के वो इन्हीं 3 पॉइंट से आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसी तरह से सेकेंडरी एजुकेशन, अब इसमें जितनी भी चीजें पूछी जा रही, मान लो वो पूछ रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज के बारे में बताइए, और वो उसने नहीं लिखा कि माध्यमिक शिक्षा में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज बताइए, तो भी आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज की बात माध्यमिक शिक्षा की है, ये कंसेप्ट माध्यमिक शिक्षा का है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस माध्यमिक शिक्षा से निकल के आया और समस्याएं भी माध्यमिक शिक्षा की। भाई प्राथमिक शिक्षा में आप कोर्स डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे ना,
क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में तो आप सब पढ़ाएंगे ना बच्चों को, क्योंकि आपको बेस मजबूत करना है, नींव बनानी है। बच्चा पढ़ लिख के जब सेकेंडरी एजुकेशन में गया तब आप उसका इंटरेस्ट बन गया है, उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी है, उसकी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, अभिवृत्ति है, उसकी बुद्धि है, उसका व्यक्तित्व है। अब आप उसको डाइवर्सिफाइड कोर्स प्रदान कीजिए कि ठीक है तुम अपनी अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ो। या दूसरा इसके पीछे लॉजिक ये भी होता है कि हर बच्चा हायर एजुकेशन में नहीं जाएगा, तो उतना पढ़ के वो किसी लायक बन जाए, हम उसको इतनी तरीके के स्किल्स सिखा दें कि वो कोई ना कोई स्किल में, कोई ना कोई व्यवसाय में लग सके। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप डाइवर्सिफाइड कोर्सेज देंगे तभी उनको वोकेशनल एजुकेशन भी देंगे, अदरवाइज आप एकेडमिक पढ़ाते रहिए, थेरी पढ़ाते रहिए, कुछ उससे हासिल नहीं होना है, ठीक है ना। फिर जो तीसरा प्रश्न है वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड पेरेंट टीचर एसोसिएशन का है। इसका मतलब कि वो पूछेगा कि सेकेंडरी एजुकेशन में एग्जामिनेशन रिफॉर्म का क्या कंसेप्ट है, कब आया, और उसकी सेकेंडरी एजुकेशन में शिक्षा की क्या, परीक्षा की क्या समस्याएं हैं, कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं। और यही बात पेरेंट टीचर एसोसिएशन में मेरे इसकी वो भी जा रही है, क्या ठीक है। फिर यूनिट 3 क्या कह रहा है, हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, एडमिशन की समस्या। तो एडमिशन मल्टी डिसिप्लिनरी हम करने जा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन में। तो इसका कंसेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, समस्या क्या है, ऑटोनॉमी की समस्या क्या है। देखिए कितने इंस्टीट्यूशंस ऑटोनॉमस हो जाते हैं, यानी कि वो अपना कोर्स खुद डिजाइन कर सकते हैं, वो अपना एग्जामिनेशन कब करा सकते हैं। तो ये इसमें अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो इसका क्या समस्या के रूप में ऑटोनॉमी क्या है, क्यों बाकी इंस्टीट्यूशन नहीं हो रहे हैं, जो हो गए उनको उनके संग क्या खासियत है, उनके संग क्या ड्रॉबैक है। और सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम, यानी कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग के प्रोग्राम हायर एजुकेशन में चलते हैं उनकी क्या समस्या है। तो ये सब समस्या, क्योंकि आपका पेपर का नाम ही है शिक्षा की समस्याएं, तो हर चीज को आपको समस्या के रूप में देखना है। और सवाल पूछेगा तो वो पूछेगा कि ये समस्या है तो इसका निराकरण आप कैसे करेंगे, या सरकार ने कैसे किया, या आप इसके निराकरण के उपाय सुझाइए, है ना। और उसी तरह से इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम कहा जाता है कि जो हायर एजुकेशन है हमारी, वो रेगुलेशन उसका बढ़िया नहीं है, वो अप्रभावी है, इसीलिए हायर एजुकेशन इतनी मिसमैनेज्ड हॉच पॉच में चल रही है। तो ये हायर एजुकेशन में एडमिशन की क्या समस्या, हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी की क्या समस्या, सेल्फ फाइनेंसिंग की क्या समस्या, और इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम की क्या समस्या। अब पूछने को वो, अब इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, अब इसमें से तो ये बहुत ही मुश्किल है बताना कि इन तीन में से कौन सा पूछेगा, लेकिन मोटा मोटा आप ये माइंडसेट से कम जाइए कि समस्या है, ये एडमिशन एक समस्या के रूप में है, ऑटोनॉमी समस्या के रूप में है। तो इन समस्याओं के निराकरण आप कैसे करेंगे, आपको इनके उत्तर पता होने चाहिए। फिर चौथी यूनिट आपकी है एडल्ट एवं एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। तो एडल्ट एजुकेशन का अर्थ क्या है, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, कब शुरू हुई, क्या है, क्या कहा गया, क्यों एडल्ट एजुकेशन की बात हुई थी, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो आप यहाँ से देखिए कि बात हुई थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की, कि सबको आप साक्षर बना देंगे। लेकिन जो व्यक्ति स्कूल की शिक्षा से बाहर निकल चुका है और निरक्षर है, तो उसके लिए तो प्रौढ़ शिक्षा ही चलानी पड़ेगी ना, कंसेप्ट यहाँ से आया। फिर इसीलिए चला था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, कि सब लोगों को साक्षर कर दिया जाएगा, हालांकि हम उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाए। और फिर रोल ऑफ वॉलंटियर, वॉलंटरी होना चाहिए था इसको, वॉलंटरी एजेंसीज एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स इन एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि जो आपने देखा होगा बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो लगी हुई हैं इनमें कि हम प्रौढ़ शिक्षा कराते हैं। अब तो खैर प्रौढ़ शिक्षा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इन सब की समस्या, प्रौढ़ शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन क्यों आया, उसने इस समस्या को किस तरह से दूर किया, और वॉलंटरी एजेंसीज अगर प्रौढ़ शिक्षा में काम कर रही हैं तो उनके आगे क्या समस्याएं आती हैं और उनका निराकरण कैसे होगा। उसी तरह से लास्ट यूनिट है आपकी कि नीति संबंधी मुद्दे, उनमें क्या समस्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इन रिलेशन टू एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आप मेरा भी वीडियो है, आप देख लीजिए कि एजुकेशन के कितने कौन से प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन है जो एजुकेशन की बात करते हैं। तो उसी में देख लीजिए कि कौन एक्सेस की बात कर रहा है, कौन इक्विटी की और कौन क्वालिटी की। कैसे पता चलेगा, जब वो कह रहा है कि सभी को एडमिशन देंगे तो वो एक्सेस की बात कर रहा है, वो इक्विटी की बात भी कर रहा है। और आरटीई है आपका राइट टू एजुकेशन, वो भी एक्सेस की भी बात कर रहा है, इक्विटी की भी बात कर रहा है, क्वालिटी वो कह रहा है कि हम सबको मुफ्त, फ्री, कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई कि एक्सेस का मतलब कि पहुंच, संविधान में ऐसा क्या कहा गया है कि सब तक पहुंच हो जाए शिक्षा की, सबको समान रूप से शिक्षा दें और सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। उस वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन निकालने हैं, वो याद कर लीजिए 14, 29, 26 जो मिल रहा है आपको।
और उसी तरह से एजुकेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स अंडर स्पेशल एजुकेशन जोन्स, ये तो मैंने अब भी आपके एग्जाम से कुछ पहले वो कुछ एरिया कवर करने की कोशिश की जो मैं नहीं बना पाई थी। तो ये तो एनईपी 2020 में कहा गया है कि भाई जो कुछ उन्होंने डिस्पैरिटी के कैटेगराइज कर दिया और उन्होंने कहा इनको हम स्पेशल एजुकेशन जोन कहेंगे और इसमें सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन को रखेंगे। उसमें उन्होंने जेंडर रिलेटेड लिया है, SC ST लिया है, डिसेबल्ड लिया है, क्या लिया आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में बहुत समय से चली आ रही है, इसीलिए इस लैंग्वेज भाषा विवाद की, हम पूरे देश की एक भाषा नहीं है, नॉर्थ इंडियन दक्षिण भारतीय भाषा नहीं जानते, दक्षिण भारतीय हिंदी नहीं जानते, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने देना चाहते हैं, तो इसलिए भाषा विवाद चलता रहा है। तो इसका हमेशा से सॉरी एक TLF करके आया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, की 3 भाषाएं ठीक है पढ़ाई जाए, तो वो क्या है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उसे पढ़िए। तो भाषा विवाद भाषा समस्या के रूप में है, क्योंकि बहुभाषी देश है, तो एक भाषा कैसे हो, इसीलिए अब मल्टीलिंगुअलिज्म की बात एनईपी कर रहा है कि ठीक है जिसकी जो भाषा है कम से कम मदर टंग में आप उसको प्राइमरी एजुकेशन तक तो पढ़ाइए। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि पेपर का नाम क्या है, कोर्स आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन है, भारतीय शिक्षा की समस्याएं। तो प्राइमरी एजुकेशन में क्या समस्या है, सेकेंडरी में क्या है, हायर में क्या है, एडल्ट में क्या है, और फिर कुछ इन्होंने नीति संबंधी मुद्दे दे दिए, यही इनका कोर्स स्ट्रक्चर है। और उसी में से घूम फिर के हर में 3-3 पॉइंट है, सोचिए अब 3 में से कोई एक में आना है, कम से कम तीनों के बारे में आपको इतना पता हो कि एक अच्छे से पता हो तो अच्छी ही बात है। अदरवाइज आई डोंट नो कि आप लोगों की तैयारी का क्या स्तर है, लेकिन बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे तो उनके लिए एक प्रयास। ओके, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन। थैंक यू।